नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का और एक नया मजेदार सेशन में। यही विज्ञान शास्त्रवाद। मैं हूँ आपका होस्ट नीला। और हम जो सीरीज कंटिन्यू कर रहे हैं वो है 2025 का जनवरी अटेम्प्ट में जेईई मेंस का जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। हर एक शिफ्ट का क्वेश्चन मैं करा दूंगा। जैसे कि पहला वीडियो अपलोड है वो हाइड्रोकार्बन्स के ऊपर हो गया है। दूसरा जो चैप्टर है वो है हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स। अब हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स से जितने भी 10 सवाल था वो 10 सवाल मैं लेके आ चुका हूँ। और जैसे कि मैं बोलता हूँ कि हर एक चैप्टर करने से पहले खुद को एक बार चैप्टर को रिवाइज कर लो। हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स का एक 10 या 15 नेम रिएक्शंस का एक वीडियो था। जो जितने भी 10 to 15 नेम रिएक्शंस का ये है एक वीडियो में मतलब अपलोड तो कर दिया हो। 10 to 5 नेम रिएक्शंस वो चैनल में जाके आप देख सकते हो। 10 से 15 नेम रिएक्शंस था वो मैं सॉल्व कर दिया हूँ एक वीडियो में, मतलब पूरा वन शॉट वीडियो था हेलो एल्केन्स और हेलो एडिन्स के ऊपर। तो हम पहले क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर बाकी बात बाद में कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि CH3O CH2Cl विथ अंडरगोस SN1 रिएक्शन तो इट इज ए प्राइमरी हैलाइड। देखो, सीधी बात है कि SN1 रिएक्शन कब होता है। SN1 रिएक्शन होने के लिए तुम्हें पता है, तुम ये बोलते हो कि 3 डिग्री से ज्यादा होता है, 2 डिग्री से ज्यादा होता है, 1 डिग्री, या फिर जहाँ पे रेजोनेंस स्टेबिलिटी हो उससे ज्यादा भी मेसोमेरिक स्टेबिलिटी जहाँ पे हो, या फिर एरोमेटिसिटी जहाँ पे हो, ये सब तो होता ही रहता है। मगर ये सब डिसाइड किस लिए करते हैं, ये सब होते किस लिए है, मतलब हम लोग देखते कि है कि एरोमेटिसिटी हो रहा है, मेसोमेरिक स्टेबिलिटी हो रहा है, या फिर रेजोनेंस स्टेबिलिटी आ रहा है, या फिर एल्किल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन विटरिंग ग्रुप नहीं जुड़ा होना चाहिए। सीधी बात, मुद्दा क्या है SN1 रिएक्शन की, कि तुम्हारा जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है ना, कार्बोकैटायन फॉर्म्ड कार्बोकैटायन फॉर्म्ड मस्ट बी स्टेबल। कार्बोकैटायन को स्टेबल होना चाहिए। कार्बोकैटायन को स्टेबल होने के लिए जो भी एक्टर इफेक्ट करेगा, अगर कार्बोकैटायन स्टेबल बन रहा है तो तब SN1 से जाएगा। तो जो रिएक्शन हम लोग को इधर दिया है CH3O CH2Cl, ये है। अब सीधी बात है, क्लोरीन को इधर से बाहर निकाल दो। तो क्लोरीन को SN1 होने के लिए क्लोरीन को मतलब लिविंग ग्रुप को लिव करना चाहिए। तो OCH2, इधर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये ऑक्सीजन का लोन पेयर इधर डोनेट करेगा। इधर अब अल्फा कार्बन के है, मतलब मेसोमेरिक स्टेबिलिटी दे रहा है। मेसोमेरिक स्टेबिलिटी, और तुम्हें पता है मैं पिछले वीडियो में भी बोला था, मेसोमेरिक स्टेबिलिटी बहुत ज्यादा होता है रेदर देन रेजोनेंस। भी रेजोनेंस से भी मेसोमेरिक बहुत ज्यादा होता है। तो ये कार्बोकैटायन को अच्छा खासा स्टेबल कर रहा है। अगर कार्बोकैटायन को स्टेबल कर रहा है मतलब ये SN1 से पक्का जाएगा, मतलब ये SN1 पाथवे फॉलो कर लेगा। अब कुछ लोग का दिमाग में ये भी आ रहा है कि SN2 से जाएगा कि नहीं। क्वेश्चन में दिया नहीं है, क्वेश्चन में सिर्फ बोला है SN1 के। अगर बोलता ना SN2 से भी जाता, मैं बोल रहा हूँ SN2 से भी बहुत ज्यादा जाता। SN2 के लिए प्राइमरी हाइलाइट चाहिए, और प्राइमरी हाइलाइट मतलब SN2 के लिए ऐसा ऐसा कुछ चाहिए जहां पर लेस हिंड्रेंस हो। इधर हिंड्रेंस भी कम है, और देखो बगल में ऑक्सीजन खड़ा है, तो इसके ऊपर थोड़ा डेल्टा पॉजिटिव चार्ज भी आएगा। तो न्यूक्लियोफाइल अगर अटैक करेगा तो SN2 भी अच्छा खासा दिखाएगा। मतलब इसका SN1 भी अच्छा आएगा, SN2 भी अच्छा जाएगा। अब स्टेटमेंट 2, ये जो टार्ट-ब्यूटाइल ग्रुप है, पहले तो CH3C विल नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन वेरी इजीली though it is a primary halide। ये सही है। देखो, जो SN2 रिएक्शन होता है ना, SN2 रिएक्शन के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या चाहिए, तुम्हारा जो हिंड्रेंस है ना, हिंड्रेंस मस्ट बी नेग्लिजिबल, हिंड्रेंस मस्ट बी लो, या फिर लेस बोल सकते हो, जो भी है, मतलब कम होना चाहिए, सीधी बात है। अब देखो इधर जो ग्रुप है ना, CH3C मिथाइल ग्रुप, अब CH2Cl। अब रेदर तुम्हें भी लग रहा है कि 1 डिग्री है, न्यूक्लियोफाइल आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल SN2 रिएक्शन में सबको पता है SN2 रिएक्शन में क्या होता है, बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक होता है। बैक साइड अटैक मतलब जो आर कॉन्फ़िगरेशन है वो एस में जाता है, या फिर एस आर पे जाता है। मतलब अगर काइरल सेंटर ना भी हो, बैक साइड अटैक होता है। तो बैक साइड में ही तो ये ग्रुप पूरा जुड़ा हुआ बैठा है। जब ये अटैक करने आएगा तो इसको न्यूक्लियोफाइल को बैक साइड से अप्रोच करेगा इस सेंटर को। अब इस सेंटर को अप्रोच करने से पहले ये एक पूरा टार्ट ब्यूटाइल ग्रुप इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो SN2 रिएक्शन इसमें दिक्कत होता है। तो स्टेटमेंट 1 तो सही है। और SN2 रिएक्शन अंडरगो SN2 वेरी इजीली दो इट इज, तो ये विल अच्छा नॉट अंडरगो SN2 रिएक्शन, तो स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट। सॉरी, ये नहीं,
स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, फोर्थ ऑप्शन इज द सही ऑप्शन। तो इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला हुआ है व्हेन सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन, सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन कैसा होगा? ये होगा सेक ब्यूटाइल साइक्लोहेक्सेन रिएक्ट्स विद ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अब जब ब्रोमीन और एचम्यू, ब्रोमीन और एचम्यू दिया है, तो इधर इसको ऐसे जगह चिपका दो जहाँ की सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन रहा है, स्टेबल फ्री रेडिकल। इसे जहां पर देखो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल कहाँ फॉर्म हो रहा है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल जहां पर फॉर्म होगा उधर ही हो जाएगा। तो देखो तुम्हें दिख रहा है कि बहुत पोजिशन तो बहुत है। पहले बात तो मैं दिखाता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7, 7 पोजीशन तो है यार। ऑप्शंस को देखो, थर्ड को, अच्छा ऑप्शंस देख के ही करो। ऑप्शंस देख के जितना ज्यादा बोला है, फोर्थ ऑप्शन और सेवेंथ ऑप्शन तो सेम है, पहली बात तो। और जो भी जगह है मैं दिखा देता हूँ। अब देखो फास्ट में अगर होगा तो अल्फा हाइड्रोजन कितना आएगा। अब देखो फ्री रेडिकल को जो स्टेबिलिटी है ना, फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी इज जस्ट लाइक कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी मतलब जैसे कि तुम्हें अगर कोई बोलेगा फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी चेक करने के लिए, तो फ्री रेडिकल का जो स्टेबिलिटी होगा वो कार्बोकैटायन का स्टेबिलिटी के साथ इक्वल होता है। मतलब तुम चेक कर लो उधर की कार्बोकैटायन स्टेबल हो रहा है कि नहीं है। कार्बोकैटायन के लिए जो इफेक्ट्स लगता है वो भी फ्री रेडिकल के लिए लग जाता है। तो इधर अगर फ्री रेडिकल बनेगा तो अल्फा हाइड्रोजन, देखो इधर रेजोनेंस तो कोई नहीं है, तो उसके बाद जो आता है रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट के बाद जो स्टेबिलिटी कॉन्सेप्ट आता है वो आता है हाइपर कॉन्जुगेशन। हाइपर कॉन्जुगेशन आता है। अब हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या है, इधर हाइपर कॉन्जुगेशन अगर होगा तो ये फोर्थ वाले के लिए बोल रहा हूँ, फोर्थ मतलब फोर्थ नंबरिंग के लिए। इसके बगल में 2 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके बगल में एक है, तो 3 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल हो रहा है। अब थर्ड पोजीशन में देखो, ये पोजीशन है, ठीक है, ये पोजीशन ऑफ कार्बन है। थर्ड पोजीशन में अगर होगा, थर्ड पोजीशन के बगल में अल्फा हाइड्रोजन कितना है, इधर 2 है, इधर 2 है, तो 4 और एक 5, 5 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुम सेकंड पोजीशन में जाओगे तो सेकंड में 3 2 5 1 6, 6 अल्फा हाइड्रोजन है। अगर तुम फर्स्ट पोजीशन में जाओगे तो एक ही अल्फा हाइड्रोजन होगा। अगर तुम फिफ्थ अल्फा हाइड्रोजन में आओगे तो 4 होगा इसमें। और सिक्स पोजीशन में जाओगे तो 2 अल्फा हाइड्रोजन होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी कौन दिखा रहा है, जहां पर सेकंड पोजीशन है। तो जो आएगा नेक्स्ट ये ब्रोमीन आएगा, ये सेकंड पोजीशन में जुड़ेगा। क्योंकि इधर बढ़ने से इधर जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा, सेकंड पोजीशन में जो फ्री रेडिकल फॉर्मेशन होगा वो मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल होगा, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल फॉर्मेशन। ठीक है, मोस्ट स्टेबल फ्री रेडिकल इधर फॉर्म होगा। तो इसके बाद हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर ये ब्रोमीन, ब्रोमीन ये लग गया फोर्थ। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आरबीआर के साथ एमजी इथर H2O 2 मिथाइल ब्यूटेन बोला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर प्रोड्यूसिंग 2 मिथाइल ब्यूटेन बाय सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन। अब आरबीआर मैग्नीशियम दिया है, ये क्या फॉर्म करेगा, आरबीआर के साथ जब सामने मैग्नीशियम और इथर दिया है तो ये आर एमजीबीआर होता है। ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यही है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब आर एम जी बी आर में क्या होता है, मैग्नीशियम के ऊपर 2+ चार्ज होता है और बी आर के बाद सीधा माइनस चार्ज होता है, तो आर के ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये जो होता है ये एज ए एक्स एज ए बेस और न्यूक्लियोफाइल, एज ए बेस और ए न्यूक्लियोफाइल। क्यों बोल रहे हो बेस और न्यूक्लियोफाइल, बेस की तरह भी एक्ट कर सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट कर सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड होता है, डिपेंड ऑन द सबस्ट्रेट। तुम सबस्ट्रेट क्या दे रहे हो, अब सामने तुम पानी दे रहे हो, तो आर माइनस और H2 सामने। अब H2 में ऑक्सीजन बहुत ज्यादा नेगेटिव डेंसिटी है, तो हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो आर माइनस जाएगा, हाइड्रोजन को लेगा और क्या फॉर्म करेगा, RH। तो इधर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किसके तरह एक्ट किया, बेस की तरह एक्ट किया, तो फॉर्मेशन हो रहा है RH। अब हाइड्रोजन ऐड हो रहा है, बस हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो इधर बोला है कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ आरबीआर। अब देखो प्रोडक्ट जो फॉर्म हो रहा है ना, वो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो रहा है। अब तुम्हें पता है इधर किसी एक जगह पे नेगेटिव चार्ज, किसी एक जगह पे किसी एक कार्बन सेंटर पे
तुम्हारा हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। अब देख लो कार्बन सेंटर, आइडेंटिकल कार्बन सेंटर्स कितने, सॉरी नॉन आइडेंट डिस्टिंग्विश कार्बन सेंटर्स कितना है? पहले तो एक है, दो, तीन, चार। अब इसको मार्क करने का कोई मतलब नहीं है, ये फर्स्ट सेंटर है, ये भी फर्स्ट सेंटर है। अब रिएक्शन कैसे होगा? अगर और इधर तो माइनस, मतलब आर बी आर, मान लो कि ये आर बी आर था, ये आर बी आर हो सकता है। इसके ऊपर क्या आएगा? इसके ऊपर मैग्नीशियम डाई ईथर आएगा। मैग्नीशियम डाई ईथर आने के बाद ये बनेगा MgBr। ये नेगेटिव चार्ज होगा, ये पानी के ऊपर अटैक करेगा और क्या बनाएगा? ये हाइड्रोजन जुड़ जाएगा। ठीक है, ये नेगेटिव चार्ज जाके हाइड्रो पॉजिटिव चार्ज ले लेगा। तो ये तो फोर्थ सेंटर पे हो गया। फोर्थ सेंटर पे ये मतलब फोर्थ सेंटर पे ब्रोमीन रख सकता है, ऐसे में थर्ड सेंटर पे भी ब्रोमीन रख सकता था। इधर भी नेगेटिव चार्ज आएगा, मैग्नीशियम आएगा, पहले जुड़ेगा, नेगेटिव चार्ज जाके हाइड्रोजन के ऊपर अटैक कर देगा। फिर सेकंड पोजीशन पे भी ब्रोमीन लगा सकता हूँ और फर्स्ट सेंटर पे भी ब्रोमीन लगा सकता हूँ। तो इसका जो फॉर्मेशन हो रहा है, ये फोर सबस्ट्रेट कैन फॉर्म। फोर सबस्ट्रेट मतलब फोर एल्किल हैलाइड्स। तो सीधी बात है कि नंबर ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कितना हो रहा है? 4 हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है द कन्वर्शन विल प्रोसीड इन द लेस पोलर मीडियम एंड द कन्वर्शन प्रोसीड, अच्छा ठीक है देख ले। क्या है कि द कन्वर्शन प्रोसीड विल इन द लेस पोलर मीडियम। बोला है कि CH3 CH2 CH2 Cl और इसके सामने OH माइनस दिया है और ये फॉर्मेशन हो रहा है CH3 CH2 CH2 OH फॉर्मेशन हो रहा है। अब बोला है ये रिएक्शन अच्छा खासा प्रोसीड करेगा जब तुम्हारा लेस पोलर मीडियम हो। लेस पोलर मीडियम हो, ये ऐसा क्यों होगा? अब देखो, अपेरेंटली हम लोग सॉल्वेंट को लेके उतना सोचते नहीं है, मगर SN1 SN2 रिएक्शन में बहुत ज्यादा रोल होता है सॉल्वेंट का। तो SN1 SN2 रिएक्शन तो अभी के लिए भूल जाओ। अभी देखो, ये नॉर्मल एक रिएक्शन है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को समझना कैसे ही, ये पोलर सॉल्वेंट में वर्क करेगा या लेस पोलर सॉल्वेंट में वर्क करेगा। इसके लिए सिंपल फंडा है, तुम कॉन्सेप्ट को देखो क्या होता क्या है, बस ये पता होना चाहिए, न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल। अब इधर क्या हो रहा है? इधर OH माइनस है। अब OH माइनस के ऊपर खुद के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, मतलब अगर तुम्हें किसी को इलेक्ट्रॉन देना है तो तुम्हारे पास पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होना चाहिए। तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, अब OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। अब मान लो किसी के पास नहीं है, तो उसे पहले लेना पड़ेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, फिर उसे देना पड़ेगा। अगर किसी के पास पहले से ही हो तो वो तो इजीली दे देगा ना। तो OH माइनस के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भर-भर के है, तो इसको नहीं चाहिए कोई कि इस मतलब पहले कोई आके OH माइनस के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई करते फिर ये डोनेट करेगा। इसको ज़रूरत नहीं है, इसके पास ऑलरेडी है। तो इसको डोनेट करना है, इधर डोनेट करेगा, इधर क्लोरीन को बाहर निकाल देगा, ये सिंपल फंडा है। अब देखो, अगर लेस पोलर मीडियम है, लेस पोलर मीडियम मतलब क्या है? मतलब मान लो कोई एन हेक्सेन टाइप का ग्रुप दिया है, मतलब जो कि पोलर नहीं है। अब पोलर नहीं है तो क्या करेगा? इसको कुछ डिफरेंशिएट नहीं करेगा, इसको चारों तरफ से कुछ घेरेगा नहीं कोई, इसको फ्रीली रिमूव कर, मतलब मान लो एक बीकर है, बीकर में एन हेक्सेन मतलब कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट है। एन हेक्सेन भी भूल जाओ, एन हेक्सेन जस्ट एग्जांपल ऑफ ए नॉन पोलर सॉल्वेंट। एन हेक्सेन या फिर कोई नॉन पोलर सॉल्वेंट के अंदर OH माइनस रख दो, तो OH माइनस क्या करेगा? पूरा सॉल्वेंट में घूम सकता है। कैसे घूम सकता है? क्योंकि उसे कोई रोकेगा नहीं। वो खुद के अंदर खुद पोलर है, वो कहीं भी जा सकता है। अब सामने सब्सट्रेट तुम दोगे, वो सीधा जाके अटैक करेगा। अब लेस पोलर मीडियम का ये था। अगर तुम इसमें इसके अंदर ही पोलर मीडियम दे दिया, तो पोलर मीडियम क्या करेगा? पोलर मीडियम मान लो कोई एक पोलर मीडियम है कि KOH दे दिया या फिर HCl दे दिया। HCl तो सीधी एसिड हो जाता है और नॉर्मल एक मान लो कि A+B-, ठीक है। अब A+B- के अंदर जब OH माइनस रहेगा तो क्या करेगा? A प्लस OH माइनस के साथ बाइंड हो जाएगा। अगर वेट, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। जो था, हाँ। अब अगर मान लो कोई पोलर मीडियम है, पोलर मीडियम क्या करेगा? पोलर मीडियम में A+ और B- है। अब A+ क्या करेगा? OH माइनस को रोकेगा, मतलब
सीधी बात है, एक पॉजिटिव चार्ज है और एक नेगेटिव नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के पास जाएगा और वो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज के बीच में अट्रैक्शन फील होगा। तो वो OH माइनस को रोकेगा कि तू मेरे पास आ जा, तू क्लोरीन को जाके तू CH2 के ऊपर अटैक मत कर। तो पोलर मीडियम में इसका रिएक्शन रेट घटेगा, लेस पोलर मीडियम में इसका रिएक्शन रेट सही रहेगा, मतलब बढ़ेगा नहीं, सही रहेगा। तो पोलर मीडियम में ये घट रहा है। इधर स्टेटमेंट क्या दिया है, द कन्वर्शन रिएक्शन प्रोसीड्स वेल इन द लेस पोलर मीडियम, मतलब ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है, मतलब स्टेटमेंट वन इज द ट्रू। स्टेटमेंट टू में क्या बोला है, द कन्वर्शन रिएक्शन वेल्स इन द मोर पोलर मीडियम। मोर पोलर मीडियम में क्या है, सी- हाँ, अब इधर जो दिया है, इधर CH3 CH2 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 Cl, इसके अंदर दे रहा है कि NR3 को दे रहा है। अब NR3 का सीधा बात यही मैं समझाना चाहता था कि जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो डोनेट कर सकता है इजीली, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब जिसके पास कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ना, वो उसको देने में दिक्कत आता है। मतलब कोई अगर रिच फैमिली से हो, अगर मुकेश अंबानी हो, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत भर भर के है। अब कोई मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास फैमिली और फिर मिडिल क्लास फैमिली है ना, उसके पास इतना ही है, तो उसको अगर डोनेट करना है ना, ये तो इसका आधा दे देगा, इसका आधा दे दिया, कोई दिक्कत नहीं हो इसको। मगर इसको आधा देने से ना इसका बहुत कम बच जाता है, तो इसको पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपना खुद का बढ़ाना पड़ता है, फिर उसको आधा देना पड़ता है, ठीक है। तो इसके लिए NR3 जो है ना, आप बोलोगे किसका दिमाग में आएगा, भाई इधर तो 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, भाई 3 एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, सब कुछ जुड़ा दूंगा मैं, सब कुछ कर दूंगा, मगर ये तो लोन पेयर ही ना, नेगेटिव चार्ज तो नहीं है, नेगेटिव चार्ज बहुत इलेक्ट्रॉन रिच होता है, लोन पेयर उतना इलेक्ट्रॉन रिच नहीं होता, ये याद रखना। ये डेटा है, ये एनर्जेटिकली डेटा से मैं बोल रहा हूँ। तो NR3 के पास जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसको डोनेट करेगा, फिर इसको क्लोरीन को बाहर निकलेगा। तो क्या होगा, CH3 CH2 CH2 जो भी है, इसके ऊपर N प्लस अटैक करेगा और R3, मतलब R ये तीनों R तो है ही, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं, यही हो रहा है सीधी बात। तीनों R हो रहा है। तो और क्लोरीन माइनस इसको काउंटर बैलेंस करेगा। हाँ, अब सॉल्वेंट का रोल समझाता हूँ। सॉल्वेंट में क्या होगा, जस्ट उल्टा है। अगर मान लो कि इस बार भी तुम पहले किया लिया लेस पोलर मीडियम, ठीक है। अब लेस पोलर मीडियम है, मतलब कोई पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का लफड़ा नहीं है, पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज का दिक्कत कुछ नहीं है। तो NR3 आएगा, NR3 जैसे घूम रहा है ऐसे ही घूमेगा, NR3 को कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, उसका हल्का मतलब उसका जैसे कि लोन पेयर उसका था, उसका रहेगा। अब कब क्या आएगा, अब आएगा इधर पोलर मीडियम। अब पोलर मीडियम आएगा तो NR3 है, इसके ऊपर क्या है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अब इसको जैसे मैं बोल रहा हूँ कि ए पॉजिटिव चार्ज उसको खींचेगा, थोड़ा सा उसका पोलर डेंसिटी घटाएगा, ऐसे ही जब इसके पास बी नेगेटिव चार्ज आएगा, मतलब ए प्लस बी माइनस कोई भी पोलर मीडियम ले लो, तो बी माइनस आएगा तो इसके साथ रिपल्शन क्रिएट करेगा। अब जैसे कि सेम कॉन्सेप्ट है, NR3 अपना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे ए प्लस को ज्यादा नहीं देगा, उससे ज्यादा क्या होगा, है उसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, वो बी माइनस के साथ रिपल्शन क्रिएट करेगा, और बी माइनस के साथ जब भी रिपल्शन क्रिएट करेगा, मतलब रिपल्शन में क्या होता है, उसका जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का जो चार्ज है, वो वो डिस्टरबेंस होगा, और डिस्टरबेंस जब भी होगा, उसका इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का डोनेशन का प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगा, वो रिपल्शन को घटाना चाहेगा, और रिपल्शन को घटाने के लिए वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट कर देगा CH2 के ऊपर और क्लोरीन को लिव करा देगा। तो ये स्टेटमेंट टू जो है, ये मोर पोलर मीडियम में सही काम करता है, और स्टेटमेंट वन जो है ये लेस पोलर मीडियम में सही काम करता है। तो दोनों स्टेटमेंट ट्रू है। देखो, सीधी बात है, ये मैं ऐसे ही बता सकता था, वही जो मतलब SN2 रिएक्शन हो रहा है, तो SN2 रिएक्शन में लेस पोलर मीडियम चाहिए, मगर थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जान लो ना, तो ये तो सिंपल रिएक्शन है। अगर कोई अननोन कुछ न्यूक्लियोफाइल दे दे, कुछ इलेक्ट्रोफाइल दे दे जो कि थोड़ा सा अलग तरह की हो, तो अपना कॉन्सेप्ट लगा पाओगे तो ज्यादा बेहतरीन होता है कि चीजें समझने के लिए। तो ये तो क्वेश्चन हो गया, इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। बोला है था, कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 which gives only one monobromo derivative and takes up 4 moles of hydrogen per mole of complete hydrogenation। अब देखो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C6H6 which gives only one monobromo derivative। अब वन मोनोब्रोमो डेरिवेटिव ही देता है, तो इसका अगर डीबी निकालोगे तो डीबी क्या आएगा, इसका 4 आएगा।
ठीक है, मतलब 4 मोल्स 4 अल्फा 4 एल्केन प्रेजेंस से हो सकता है। हाँ, अब बोला है कि ये टेक्स अप द मॉलिक्यूल टेक्स अप 4 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन per mole of complete हाइड्रोजनेशन मतलब सीधी बात क्या बोल रहा है कि एक मोल ऑफ एल्किन जो भी था एक मोल ऑफ आर मान लो, ये सब्सटेंस मान लो, ये क्या ले रहा है, 4 मोल ऑफ हाइड्रोजन को ले रहा है कंप्लीट हाइड्रोजनेशन के लिए, कंप्लीट हाइड्रोजनेशन। तो इसके पास सीधा मुद्दा क्या है, इसके पास 4 एल्किन होना चाहिए, 4 एल्किन होना चाहिए। और तो अगर 4 एल्किन है, 4 एल्किन मतलब 4 पाई बॉन्ड, 4 पाई बॉन्ड का सिमिलरिटी और कुछ भी हो सकता है, रिंग भी हो सकता है, जो भी है 4 पाई बॉन्ड है, तो सीधी बात है 4 इंटू 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका आंसर होगा 8। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब ये क्वेश्चन हेलो एल्केन्स में भी आया था, हेलो एल्केन्स बोल रहा हूँ, हाइड्रोकार्बन्स में भी आया था, हेलो एल्केन्स में भी रिपीट हो रहा है। क्या हो रहा है कि एजीसीएन, इसका दो मुद्दा है। केसीएन अगर दे दो, केसीएन क्या है, केसीएन पोलर है। केसीएन फाजान्स रूल में पढ़ा दूंगा केमिकल बॉन्डिंग में थोड़ा। क्या फाजान्स रूल क्या बोलता है, खुद के अंदर इसके अंदर आयनिक करेक्टर है। मैं फाजान्स रूल में नहीं जा रहा हूँ। केसीएन है, के प्लस सीएन माइनस है, तो सीएन माइनस आएगा, सीएन माइनस आके सीधा अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। अगर केसीएन दिया है तो ये इधर आएगा। हाँ, अब सीधा मुद्दा ये है कि आयोडीन और ब्रोमीन पे अटैक क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये सेंटर है sp2 सेंटर। sp2 सेंटर होता है बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच, तो sp2 सेंटर में जाके वो कुछ नहीं करेगा, वो न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियोफाइल जाके उतना उसका हिम्मत नहीं है साइनाइड का कि वो सीधा जाके ब्रोमीन को sp2 सेंटर से, वो भी बेंजीन का sp2 सेंटर से निकाल दे। तो वो प्राइमरीली क्या टारगेट करेगा, इधर आएगा, इसको मतलब इधर क्लोरीन था, क्लोरीन को निकलेगा और साइनाइड आ जाएगा। अब एजीसीएन का दिक्कत क्या है, एजीसीएन का मैं पहले ही बता चुका, एजीसीएन को ना ऐसे खुल के लिखना कि इसके अंदर बॉन्ड दिखे। तो सिल्वर और कार्बन के अंदर जो बॉन्ड होता है ना, वो कोवेलेंट नेचर होता है, वो कि मोड ओवर ज्यादा कोवेलेंट, परसेंटेज ऑफ कोवेलेंट नेचर इसका इसके अंदर ज्यादा है, फाजेंस रूल ये कहते हैं। तो अगर कोवेलेंट नेचर है तो ये तो टूट के इधर से नहीं अटैक करेगा, तो फ्री सेंटर कौन है, सिल्वर तो जाके अटैक नहीं करेगा, कार्बन इधर से अटैक नहीं कर सकता, तो नाइट्रोजन का लोन पेयर आएगा और क्लोरीन के ऊपर अटैक करेगा, क्योंकि नाइट्रोजन का सेंटर ही है फ्री सेंटर। अगर नाइट्रोजन का फ्री सेंटर अटैक करेगा तो क्या होगा, इधर आएगा एनसी, और इसको, और ये सब भली बात ही जानते हो कि इसको बोलते हैं आइसोसाइनाइड। ठीक है, और इसको कैसे पहचानते हैं हम लोग रिएक्शन में, या फिर आइसोसाइनाइड पता है ना, आइसोसाइनाइड का स्मेल बहुत ही गंदा होता है, बहुत ज्यादा स्मेली कंपाउंड होता है, तो इसका आंसर ये होगा। हाँ, अब कोई गलती से भी ये सोचना मत कि ये अंदर रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूशन हो जाए, बट अगर प्राइमरी अल्काइड है, ये दोनों ऑप्शन तो इधर ही खत्म हो रहा है। अब इसके अंदर डिफिकल्टी था वो एजीसीएन और केसीएन के, याद रखना है दोनों अलग अलग होता है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला था असेंडिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन। सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन मतलब सीधी बात क्या है, सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन मतलब SN1 रिएक्शन, मतलब जहां पर कार्बोकैटायन फॉर्मेशन हो रहा है, कार्बोकैटायन फॉर्मेशन इज टेकिंग प्लेस। अगर कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो रहा है तो C प्लस फॉर्मेशन हो रहा है, C प्लस फॉर्मेशन। कार्बोकैटायन फॉर्मेशन में क्या होगा, सॉल्वोसाइज, तो चारों रिएक्शन का कार्बोकैटायन का फॉर्म कर दो, पहले ब्रोमीन को निकाल के कार्बोकैटायन फॉर्म कर दो, कार्बोकैटायन फॉर्म होने के बाद कार्बोकैटायन का रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक कर लो। अगर कार्बोकैटायन का अंदर रिलेटिव स्टेबिलिटी चेक कर लिया, तभी तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन सा रिएक्शन तेज जाएगा, कौन सा रिएक्शन स्लो जाएगा। तो इसका अंदर अगर चेक करोगे तो पहली बात तो ये आएगा, इसको ब्रोमीन को पहले इधर से निकाल दो, ये आएगा पहला कंपाउंड, ये आ रहा है दूसरा कंपाउंड, ये आ रहा है तीसरा कंपाउंड, ये आ रहा है नेक्स्ट कंपाउंड। हाँ, अब चारों रिएक्शन में चारों चारों का देखो, इधर अगर स्टेबिलिटी चेक करना चाहोगे तो इधर कोई रेजोनेंस देखो, पहले चेक करो कि एरोमेटिसिटी है कि नहीं, सिर्फ चेक करो कि पहले एरोमेटिसिटी चेक करो। सेकंड क्या चेक करोगे, कोई साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप, मतलब जो ये ग्रुप है,
साइक्लोप्रोपाइल मिथाइल ग्रुप, ये डेंसिंग रेजोनेंस है कि नहीं? डेंसिंग रेजोनेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं लिख देता हूँ। पहले एरोमेटिसिटी चेक करो, फिर डेंसिंग रेजोनेंस चेक करो। डेंसिंग रेजोनेंस है कि नहीं? क्योंकि ये बहुत बार दे देगा तो वो समझना होगा कि वो डेंसिंग रेजोनेंस है। उसके बाद चेक करो मेसोमेरिक इफेक्ट है कि नहीं। उसके बाद चेक करो रेजोनेंस, उसके बाद चेक करो हाइपर कॉन्जुगेशन, उसके बाद इंडक्टिव। ठीक है। अब देखो इधर तुम्हें एरोमेटिसिटी नहीं दिख रहा है, डेंसिंग रेजोनेंस नहीं दिख रहा है, मेसोमेरिक रेजोनेंस कुछ नहीं दिख रहा है, तो हाइपर कॉन्जुगेशन में खेल होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन में ये तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इधर दो है, इधर दो है, तो तीन चार पाँच छह सात, सात अल्फा हाइड्रोजन है। अब इसमें देखो ये बेंजाइल के ऊपर अल्फा हाइड्रोजन में है, तो बेंजाइल का तीनों जो पाई बॉन्ड है वो जाके कार्बोकैटायन को स्टेबिलिटी देगा। मतलब इधर रेजोनेंस आ रहा है और रेजोनेंस के साथ साथ दो अल्फा हाइड्रोजन भी आ रहा है, दो अल्फा हाइड्रोजन आ रहा है। ठीक है। अब देखो इधर क्या हो रहा है, इधर दो तो फिनाइल ग्रुप है, तो इधर का जो रेजोनेंस होगा वो इंटू टू टाइम्स होगा इधर के रेस्पेक्ट में, मतलब रेजोनेंस बहुत ज्यादा होगा। और इसके अंदर चेक करोगे तो इधर एक अल्फा हाइड्रोजन और इधर तीन अल्फा हाइड्रोजन, मतलब इसका जो है ये चार अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबल है। अब सीधा मुद्दा देखो, अब सबसे ज्यादा कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी कब दे रहा है? सी में। तो सी आ गया, तो दो ऑप्शन तो ऐसे ही खत्म हो गया। अब उसके बाद कौन आएगा जिसमें रेजोनेंस है और दो अल्फा हाइड्रोजन है? तो ये ऑप्शन बी है, मतलब ये। तो करेक्ट ऑप्शन इज द फर्स्ट ऑप्शन। तो देखो सॉल्वोलाइसिस रिएक्शन, SN1 रिएक्शन, ये क्वेश्चंस होता है मार्क्स गेन करने का। ये बहुत आसान क्वेश्चन होता है, इसको सीधा लो, इसको खत्म करो। ये क्वेश्चंस में टाइम मत लगाओ, ये क्वेश्चंस बहुत इजी होता है। जहां पर भी कार्बोकैटायन कार्बोनाइन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी हो जाएगा ना, वो सीधा क्वेश्चंस खत्म करो। अब देखो इसका जो क्वेश्चन है इसमें बोला कि विल अंडरगो अल्कालाइन हाइड्रोलाइसिस एट ए फास्टर रेट देन CH2। ये ना, ये जिसको पता है कि SNGP मतलब नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन कॉन्सेप्ट, नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन। देखो नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन बोलो, SN1 SN2 कुछ भी रिएक्शन बोलो ना, कुछ भी रिएक्शन बोलो, रिएक्शन का मुद्दा खेल होता है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाके अटैक करेगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, पूरा बैलेंस होना चाहिए, सीधी बात है। तो अगर तुम्हारे पास ETN, तुम खुद ही सोचो, और इसके सामने तुम क्लोरीन दे रहे हो, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर और इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर को तुम पास पास रख रहे हो और तुम सोच रहे हो अटैक नहीं होगा। सीधी बात है, तुम सॉल्वेंट डालो या ना डालो, मतलब थोड़ा सा सॉल्वेंट डाल दो, तुम्हें न्यूक्लियोफाइल बाहर से देने की जरूरत नहीं है, वो सीधा जाके इधर अटैक कर देगा, पहली बात तो। और इधर तुम दे रहे हो कार्बन सेंटर, तो कार्बन सेंटर में तो ऐसा कुछ इसका इसका देखो, इसका इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर है नाइट्रोजन का सेंटर, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। इन रेस्पेक्ट टू किसके साथ? इन रेस्पेक्ट टू द कार्बन सेंटर, क्योंकि कार्बन सेंटर के पास कोई कोई लोन पेयर नहीं है, वो जाके क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। नाइट्रोजन के पास उसका लोन पेयर है कि वो क्लोरीन को वो एफिशिएंटली कर सकता है ये काम। तो ये क्या करेगा, नाइट्रोजन जाएगा SNGP दिखाएगा, SNGP दिखा के इसको बाहर निकालेगा। तो ET नाइट्रोजन आके ऐसा किया। और इसके बाद अगर बोल रहे हैं अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस ये टर्म बहुत होता है। अल्कालाइन हाइड्रोलिसिस का सीधा मुद्दा है OH माइनस आएगा अटैक करेगा, इधर भी अटैक कर सकता है, इधर भी अटैक कर सकता है, ये खोल के इधर आएगा। इधर अगर OH माइनस आएगा तो OH माइनस सीधा आके इसके ऊपर अटैक करेगा, क्लोरीन को बाहर निकालेगा। मगर रिएक्शन रेट कहाँ फास्टर होगा? रिएक्शन रेट फास्टर होने के लिए पहला रिएक्शन होगा। अब देखो किसी का दिमाग में मैं थोड़ा घुमा रहा हूँ क्वेश्चन को, अगर मतलब क्वेश्चन को दूसरी तरफ से समझ रहा हूँ कि भैया बोलोगे कि इधर सिंगल स्टेप में हो रहा है, ठीक है। किसी का दिमाग में तो ये भी चलेगा ना, ये सिंगल स्टेप में हो रहा है, और SNGP चल रहा है दो स्टेप में। तो किसी का दिमाग में ये भी तो आ सकता है, भैया ये सिंगल स्टेप में जा रहा है तो ये तो फास्टर होगा, ये दो स्टेप में जा रहा है। देख भाई, जब नाइट्रोजन अटैक करेगा इसके अंदर SNGP दिखाएगा, SNGP होता ही कोई बाहर से तुम्हें मॉलिक्यूल देना नहीं होता है। SNGP का मतलब क्या होता है? खुद के अंदर ही, कंपाउंड के अंदर ही, मतलब सबस्ट्रेट के अंदर ही पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज है, तो नेगेटिव चार्ज जाएगा पॉजिटिव को बाहर निकाल देगा। तो वो इंट्रा मॉलिक्यूलर है ना कि इंटर मॉलिक्यूलर। इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर जो होता है, इंट्रा इंट्रा मॉलिक्यूलर रिएक्शन बहुत फास्ट होता है, क्योंकि तुम्हें खुद के अंदर है ना, सब कुछ खुद के अंदर है, तो तुम खुद कर सकते हो, तुम बाहर से कुछ लेना नहीं है तुम्हें। तो वो सीधा जाके नाइट्रोजन क्लोरीन को बाहर निकाल देगा। और
अगर जब क्लोरीन को बाहर निकालेगा, नाइट्रोजन का अंदर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, उसके अंदर तुम दे रहे हो पॉजिटिव चार्ज, तो सीधा मुद्दा है उस पॉजिटिव चार्ज को तुम्हें किसी भी तरह खत्म करना है। तो पॉजिटिव चार्ज को अगर किसी भी तरह खत्म करना है, तो सीधा तभी न्यूक्लियोफाइल आएगा, दूसरे कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा, कार्बन सेंटर के ऊपर अटैक करेगा और नाइट्रोजन को बाहर निकाल देगा। ठीक है, तो यही था। नाइट्रोजन को बाहर नहीं निकालेगा, नाइट्रोजन का पॉजिटिव चार्ज को स्टेबल कर देगा। तो ये एसएनजीपी, ये मत सोचना कि ये दो स्टेप से हो रहा है, तो ज्यादा टाइम लगेगा। मैं थोड़ा सोचने की मतलब, बहुत लोग हैं, बहुत लोग दूसरे दूसरे एंगल से सोचता है, तो ये गलत एंगल मत पकड़ लेना। तो स्टेटमेंट वन जो है वो सीधा स्टेटमेंट है, सही स्टेटमेंट है। और स्टेटमेंट टू क्या दिया है, ये जो जाएगा इंट्रामोलिकुलर सब्स्टिट्यूशन, ये मैंने अभी तक यही समझा है कि ये इंट्रामोलिकुलर जाएगा। और इसका नाम, अगर प्रॉपर नाम जानना चाहते हो, तो ये है नेबरिंग ग्रुप पार्टिसिपेशन का कॉन्सेप्ट। ठीक है, ये एक वन टाइप ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं भी पता हो सकता है। तो इसका जो सही स्टेटमेंट है, ये बोथ स्टेटमेंट सही है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो, मैं हेलो एल्केन्स से 2-3 सवाल करा हूँ जिसपे सिल्वर साइनाइड का क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और हाइड्रोकार्बन जो पहला वीडियो था, इसके पहले हाइड्रोकार्बन के वीडियो में भी मैं 2 क्वेश्चन शायद ऐसा था जिसमें सिल्वर साइनाइड था। तो इन लोगों का मुद्दा यही है, मैं इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोल रहा हूँ कि क्योंकि इनसे इनसे बनते हैं सवाल, इनसे कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है कि ये कैसे सवाल दे सकता है, ये इसके अलावा सवाल दे ही नहीं सकता। अब देखो, एजी प्लस और NO2 है ना, ये सीधा सिल्वर नाइट्रेट, ये ऐसे पकड़ लो। और ये क्या है, आयनिक नेचर का, आयनिक नेचर का है, ये सीधा आयनिक नेचर का है। तो NO2 माइनस आएगा, NO2 माइनस CH2 को अटैक करेगा और ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो तुम्हारा ए बनेगा वो क्या बनेगा, CH3 CH2 NO2। ठीक है, और तुम्हारा जो सिल्वर साइनाइड है, सिल्वर साइनाइड को मैं कैसे लिखना बोल रहा हूँ, ऐसे। तो इधर नाइट्रोजन का लोन पेयर फ्री है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कहाँ अटैक करेगा, RBr, मतलब CH3 CH2 पे, और ब्रोमीन को निकाल देगा। तो जो बनेगा इधर RNC बनेगा। मतलब तुम्हारा बी जो आ रहा है, CH3 CH2 N प्लस C माइनस। ठीक है, ये NC है। तो पहला शायद NO2, ये तो दोनों गलत हो रहा है, ये होगा फोर्थ ऑप्शन। अब देखो, इसको मैं और एक चीज बता देता हूँ। अगर इनको, अगर लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड या फिर कोई भी रिड्यूसिंग एजेंट दिया है, ठीक है, तो ये क्या होगा, ये भी देख लेना, CH3 CH2 अगर कोई रिड्यूसिंग एजेंट दिया है ना, जिसके अंदर सारे डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड जो भी अनसेचुरेशन है, सैचुरेशन है, उसको तोड़ दो। तोड़ के उधर डबल बॉन्ड को तोड़ के उधर सिंगल बॉन्ड, मतलब हाइड्रोजन को चिपका दो। मतलब ये NH और CH3 हो गया। ठीक है, ये याद रख लेना। तो ये था, ये तो लास्ट, अब तो लास्ट क्वेश्चन बचा है बस। तो ये क्वेश्चन भी सही है। कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन, ये इनिट टाइप का क्वेश्चन था। देखो, ये और एक सवाल आया है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। ये देखो, ये क्वेश्चन रिपीट होता है, ये हर एक क्वेश्चन रिपीट ही है। तो इधर मैग्नीशियम है, क्लोरीन है, उसके अंदर तुम मैग्नीशियम दे रहे हो, तो मैग्नीशियम कहाँ जुड़ेगा, मैग्नीशियम ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है, तो MgCl होगा। क्या हो रहा है, देखो इधर नेगेटिव चार्ज है, इधर नेगेटिव चार्ज मतलब sp2 सेंटर है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी उसका पास है, मतलब उसके पास नेगेटिव चार्ज है, और उधर सामने क्लोरीन आ रहा है, तो इसके अंदर मैग्नीशियम घुसेगा, तो MgCl होगा। तो MgCl होगा, तो ये नेगेटिव चार्ज कम बन रहा है। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, एक एक चीज, ये आर्मपोलंग इफेक्ट भी सुन लो। आर्मपोलंग इफेक्ट क्या होता है कि क्लोरीन जब है ना, इसके अंदर क्या चल रहा है, क्लोरीन कुछ इलेक्ट्रॉन उसके साथ खींच रहा है, इसमें पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और ये मैग्नीशियम जुड़ने के बाद इधर नेगेटिव हो रहा है। तो ये जो हो रहा है, इसको बोलते हैं रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी। रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी मतलब जो पॉजिटिव चार्ज था वो नेगेटिव चार्ज में बदल रहा है। अगर बदल रहा है तो रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी दिखा जाएगा। अगर रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी को बोलते हैं अम्पोलंग इफेक्ट। तो ये -Cl बनेगा, और सामने तुम दे रहे हो एक इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल के सामने सारे नेम रिएक्शन भूल जाओ। न्यूक्लियोफाइल के सामने इलेक्ट्रोफाइल दे रहे हो, तो ये नेगेटिव चार्ज आएगा, कार्बन सेंटर पे अटैक करेगा, ये खुलेगा, तो ये बन रहा है। अब इसके सामने तुम इसको वार्क करने के लिए H3O प्लस दे रहे हो, तो ये एसिड में बदल गया, बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो गया। अब उसके बाद तुम NH3 दे रहे हो और हीट दे रहे हो, तो ये था तुम्हारा बेंजोइक एसिड। इसके सामने NH3 आएगा, इधर अटैक करेगा, OH को निकाल देगा, CONH2, ये बन रहा है, और साथ में पानी बनेगा। इसके सामने तुम
ब्रोमाइड मतलब हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन। इसमें क्या होता है, इसमें जो कीटोन है ना, कीटोन ग्रुप को बाहर निकाल दो तो क्या बन रहा है, एनिलीन बन रहा है, एनिलीन बन रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन था, ये तो रिएक्शन हो गया, रिएक्शन तो हो जाएगा सॉल्व लगता है कि 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन विल प्रोड्यूस एटो मिलीग्राम ऑफ प्रोडक्ट बी। अब क्लोरोबेंजीन को ये सब दिया है, क्लोरोबेंजीन का मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो। क्लोरोबेंजीन का देखो, बेंजीन का 78 होता है, ये याद रख लो। अब बेंजीन का एक हाइड्रोजन को गायब किया है, तो 78 माइनस 1 इजिकल टू 77 प्लस क्लोरीन का 35.5 होता है। तो इसको अगर प्लस करोगे तो 752 8 3 11 112.5 ये आता है, ये ग्राम मोल इनवर्स। ये किसका आया, ये क्लोरोबेंजीन का आया। और तुम्हें बना है एनिलीन, और एनिलीन का मैंने बोला बेंजीन का 78 मान लो, -1 हाइड्रोजन, उसका हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके NH2 आया है, तो 77 प्लस NH2। नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का है 14 और दोनों हाइड्रोजन है 2 16। तो 77 7 6 3 8 9 93। अब देखो क्वेश्चन में क्या था, क्वेश्चन में था 11.25 मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, मिलीग्राम ऑफ क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन कितना पड़ेगा, तुम्हारा क्या, हाँ, अच्छा, इंटू 10⁻⁻1 मिलीग्राम ऑफ एनिलीन। अब क्लोरोबेंजीन मैंने बोला है हर एक वीडियो में कि ग्राम में वेट में कुछ खेलना नहीं है, सीधा खेलना है मोल्स में जाके, मोल्स में हम लोग देख लेंगे क्या होगा। तो अगर इसके साथ मोल्स निकालोगे तो 11.25 मिलीग्राम बाई 112.5, तो इसका आ रहा है 10⁻⁻1 मतलब 0.1 मोल्स आ रहा है। तो इसका 0.1 मोल्स कितना देगा, इसका 0.1 मोल्स ऑफ क्लोरोबेंजीन 0.1 मोल्स ऑफ एनिलीन को ही देगा। ठीक है, तो अगर इसका 0.1 मोल्स है तो 0.1 मोल्स कितना देता है, 0.1 इंटू कितना है 93, ये मोल्स इंटू 93 ग्राम मोल इनवर्स। तो मोल मोल घट गया तो 93 ग्राम आ रहा है। तो 93 अगर ग्राम आ रहा है और तुम्हें मिलीग्राम में चाहिए, 93 ग्राम मतलब, अच्छा सॉरी सॉरी 11.25 था ना, एक सेकंड, 11.25 था, तो इसका सीधा मुद्दा क्या आ रहा है, एक सेकंड, ये, हाँ, तो ये आ रहा है तुम्हारा 11.25, 11.25 मिलीग्राम था, 11.25, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 112.5। अब ये मिलीग्राम से ग्राम में अब एक बार कन्वर्ट कर लो, क्योंकि ये नीचे भी ग्राम में ही है ना, ये ग्राम मोल इनवर्स में है, तो इसका 10⁻³ आएगा। तो इसके साथ क्या आ रहा है, एक्स तुम्हारा एनिलीन का है, एक्स एनिलीन का है, मिटा देता हूँ, सेकंड, एक्स एनिलीन का है, तो एक्स इंटू कितना आएगा, 0.1 में आंसर बोला है, इंटू 10⁻, ये ग्राम में था, मिलीग्राम में था, मिलीग्राम से ग्राम में कन्वर्ट कर दिया हो, और इसका मॉलिक्यूलर वेट कितना है, 93 ग्राम मोल इनवर्स। तो इसको अगर करोगे 10⁻³ घटेगा, ये इसका आंसर क्या आएगा, 112.5, और इसको इसको तुम लोग सकते हो 112.5 इंटू 10⁻⁻1, ये भी घट जाएगा, तो 10⁻⁻1 और 0.1 भी घट गया, तो इसका 93, तो एक्स इजिकल टू क्या आएगा, 93। तो इसका जो फाइनल आंसर आ रहा है, ये आ रहा है 93। तो 93 इंटू 10⁻9 मतलब 9.3 मिलीग्राम और प्रोडक्ट मिल रहा है इसका, एनिलिन का। तो यही था, 10 सवाल था, 10 सवाल मतलब उतना हेलो एल्केन्स का डिफिकल्ट कुछ सवाल नहीं था, मतलब ये क्वेश्चंस नेग्लिजिबली आता है, मतलब इतना खास नहीं है। हेलो एल्केन्स चैप्टर तो बढ़िया है, मतलब इसमें तुम्हें SN1 SN2 रिएक्शन की ज्यादा पूछता है, मतलब जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट अगर हो तो ये सवाल सॉल्व हो जाएगा। और कुछ रिएक्शन जैसे कि फिंकलस्टाइन रिएक्शन, फिंकलस्टाइन और कुछ नेम रिएक्शन, शॉर्ट्स-रेम रिएक्शन, और जो भी हेलो एल्केन्स हेलो एलिन्स के मतलब आर्ट्स रिएक्शन, आर्ट्स पिटिक रिएक्शन, जो भी है जितना भी नेम रिएक्शन वो संभाल लेना, वो एक बार देख लेना, वन शॉट वीडियो देख लेना। अगर किसी को मन हुआ तो इस मतलब मेरा प्लेलिस्ट मतलब चैनल विजिट करना, चैनल में बहुत सारे रिएक्शन नेम रिएक्शंस का वन शॉट वीडियो दिया है, तो वो कर लेना। और हाँ, और ज्यादा कुछ नहीं था। और AGCN का कॉन्सेप्ट बार बार रिपीट हो रहा है, तो ये एक बार देख लेना, ये अप्रैल अटेम्प्ट में भी आ सकता है काफी। तो और हाँ, वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और शेयर करना मत भूलना।
शेयर कर देना तो मतलब वीडियो थोड़ा मतलब एंगेज्ड भी होता है हर एक तरफ। बहुत लोग जितने भी अप्रैल अटेम्प्ट दे रहा है अगर वीडियो किसी को इम्पोर्टेंट लगे तो देख सकता है, मतलब किसी का फायदा हो सकता है। क्योंकि चैप्टर वाइज सॉल्यूशन कोई नहीं देता कि सब लोग वो जनवरी अटेम्प्ट खत्म होने के बाद ही वो मतलब जितने भी एडटेक इंडस्ट्री है वो लग जाता है तुरंत 1 घंटे में ही सब कुछ सॉल्व करने के लिए। मगर तुम्हें चैप्टर को पढ़ना है, हर एक चैप्टर तुम्हें अच्छे से पढ़ना है, हर एक चैप्टर पढ़ के करना है। ऐसा नहीं है कि तुम्हें कुछ भी क्वेश्चंस, हाँ क्वेश्चंस टेस्ट दो, और अभी तो जितना भी हो सके टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट कर लो। मतलब टेस्ट नहीं दोगे तो कुछ नहीं होगा। मतलब दिन का एक टेस्ट तो दे ही दो ना, तो इतना कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा ना हर एक टेस्ट में। अगर टेस्ट में 15% आ रहा है, 10% आ रहा है, अगर कुछ नहीं आ रहा है, 30% आ रहा है, 40% आएगा, भाई 40% आएगा ना फिर भी सही है, तुम देते जाओ ना। तुम कुछ ना सोचो अभी क्या होगा, कुछ नहीं होगा। अब 1 महीना भी नहीं है, 1 1.5 महीना है, जो भी है 1 महीना कर लो ना, मतलब जितना करना है कर लो। अब मेरा नहीं होगा जेईई मेंस, मेरा मतलब कम आ रहा है, वो मत सोचो ना, 1 महीने के बाद सोचना। जो भी होगा 1 मंथ बाद, 1 महीने बाद सोचना। अब जितना करना है कर लो ना, मतलब ये ना, ड्रॉप लेना है नहीं लेना है वो बाद में सोचते हैं। पहले इस अटेम्प्ट को अच्छे से दे दो। मतलब अभी अगर टेस्ट सीरीज में गलत भी हो जाए ना तो कुछ दिक्कत नहीं होता, वो सब कुछ, वो लाइफ में कोई पीछे नहीं रहता, वो कुछ गारंटी हुआ नहीं हुआ सब कुछ अकेला हो जाता है, मतलब सब कुछ हो जाता है। तो यही था आज का वीडियो के लिए। हेलो एल्केन्स का वीडियो ये अपलोड हो जाएगा, ये होगा आज 9th को होगा, 9th का सुबह होगा। और 9th का सुबह हेलो एल्केन्स हो गया, और 10th का सुबह क्या होगा, 10th का सुबह इसके बाद क्या कर दूंगा, इसके बाद अल्कोहल फेनॉल को कर दूंगा। और 9th को 10th को अल्कोहल फेनॉल आ जाएगा, 11th को क्या आएगा, एल्डिहाइड। तो तुम्हारा अप्रैल के अंदर मैं सारे कर दूंगा, अप्रैल का मतलब अप्रैल का, मैं मार्च के अंदर, मार्च का 31 मार्च है ना, 31 मार्च के अंदर सारे वीडियोस डल जाएगा, इतना प्रॉमिस है। ये सच में प्रॉमिस है। ये 31 मार्च के अंदर सारे बन जाएगा। और हाँ, ये आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।